हम लोग करेंगे ईथर। ठीक है, ईथर होता ROR। अगर मैं कोई एग्जांपल लिखूँ CH3O, CH3 सबसे सिंपलेस्ट ईथर है। तो यहाँ पर O के इस साइड और इस साइड दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर ये एक मिथॉक्सी ग्रुप है और ये चेन है, तो मिथॉक्सी और एक ही कार्बन का चेन है मीथेन। इसको कॉमन नेम में किस फॉर्म में लिखेंगे? तो ऑक्सीजन के इस साइड और इस साइड दोनों साइड चेक करो। इस साइड क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, इस साइड भी क्या है? मिथाइल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डाई मिथाइल ईथर। तो आपने बताया कि ये एक ईथर है और ईथर में दोनों साइड क्या लगे हैं? मिथाइल ही लगे हैं। तो दोनों साइड अगर सेम लगे होते तो आप इसको सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। सिमेट्रिकल ईथर। अगर हमारा इस तरह का होता है CH3 CH2O CH3, एक साइड ज्यादा कार्बन और एक साइड कम कार्बन, तब क्या करना होता है? तब ये अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? जो छोटा वाला ग्रुप रहेगा वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा मिथॉक्सी, और दो कार्बन की चेन मानी जा रही है मिथॉक्सी इथेन। अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इस वाले कॉमन फॉर्म के फॉर्मेट में, तो इस साइड बताएंगे एक साइड इथाइल ग्रुप है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है, ईथर। ठीक है, अगर इस तरह से अब यहां देखो, ये इस ईथर के इस साइड ये ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम कैसे दिया जाएगा? ये एक टर्सरी ब्यूटाइल है। क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल है। और इस साइड क्या है? मिथाइल। तो इसको बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ये इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अगर बोलते हैं आपको कि डाई टर्ट यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल ईथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो इसका मतलब दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड इस तरह का ग्रुप लगाना है। तो इस साइड का ग्रुप दोनों साइड लगा दो। ये इस साइड का ग्रुप, इस तरह का ग्रुप दोनों साइड लगाना है। ये बन गया डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर। बेंजीन में भी होते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर हमने इस तरह का अरेंजमेंट दे दिया ROR फॉर्मेट में, तो यहां पर R की जगह हमने एक बेंजीन ग्रुप लिया और एक क्या लिया? एक नॉर्मल अल्काइल ग्रुप लिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, कॉमन नेम इसका क्या हो जाता है? एनिसोल। ठीक है, ऐसे बड़ा ग्रुप और लग जाए, तो क्या नाम हो जाएगा? यहां पे मिथॉक्सी बेंजीन है, यहां पे अब हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया नेमिंग, किस तरह से ईथर की नेमिंग देनी है हमें। नेक्स्ट, अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग? कैसे कैसे इसको प्रिपेयर किया जा सकता है? फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल से बना सकते हैं हम लोग। तो अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है जैसे CH3 CH2OH, याद रखना प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर, कितना?
413 केल्विन पे। तो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीजन के इस साइड चेक करो क्या कार्बन है, 2, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और ये एकदम ठीक डबल कर जाएगा, ऑक्सीजन से ठीक डबल हो जाएगा। कंडीशन मैंने बताई 1 डिग्री प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी लेके चलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन में, तो हमेशा क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो देख रहे एकदम सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। क्या बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर बनेगा। अगर मेरे पास CH3OH होता, सेम रिएक्शन में कराता कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पर, तो क्या बन जाता, CH3OCH3 बन जाता, मतलब बनेगा सिमेट्रिकली। ऐसे मैं प्रोपेनॉल ले लूँ, प्रोपेनॉल से क्या बन जाएगा, दोनों साइड प्रोपेन प्रोपेन टाइप का प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हमने ले लिया CH3 CH2 CH2OH, सेम कैटलिस्ट, तो हमारा इस तरह का डाइप्रोपाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म भी आपसे पूछेगा, इसका मैकेनिज्म करके, तो मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म हमने एल्कोहल चैप्टर में किया है, ठीक है, दोबारा कर लो। देखो क्या करना है, CH3 CH2OH को सबसे पहले H+ के साथ अटैक करवाएंगे। तो यहां पर H+ अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के पास, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2O, और यहां पे 2H अटैच हो गया। ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज लग गया, पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में हमने प्रोटोनेशन कराया, एक प्रोटोन आके जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ के वाटर अलग हो जाएगा। जैसे ये वाटर अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2+, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया। वाटर निकल गया तो प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन, ये स्टेप हो गया। अब यहाँ पर 1 मोल से काम नहीं बनते, यहाँ पे 2 मोल अल्कोहल लेना होता है हमेशा। CH3 CH2OH दूसरा मोल उठाया और उसको रिएक्शन कराएंगे इस कार्बोकेटाइन से। अब ये इसी लोन पेयर पे, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर, उस पर अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा, ये कार्बोकेटाइन, और ये बन जाएगा CH3 CH2O पे जुड़ जाएगा हमारा CH2 CH3, ठीक है। सेम पहले वाली कंडीशन आ गई, पहले H ने अटैक किया था, अब इस कार्बोकेटाइन ने अटैक किया, ये वाली कंडीशन आ गई। अब हमें ईथर ऑलमोस्ट ही हमारा बन चुका है, चेक करो तो ईथर ऑलमोस्ट दिख रहा है, बस क्या फालतू है, ये फालतू है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पॉजिटिव चार्ज लेगा और बाहर हो जाएगा। तो फाइनली CH3 CH2OH CH2 CH3 और अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर कंप्लीट ईथर फॉर्म कर गया, CH3 CH2O CH2 CH3, और क्या निकल गया, H+। पहले H+ जुड़ा था, लास्ट में H+ बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन प्रूव करा कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, वो रिएक्शन करा के बाहर हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट आया और बाहर हो गया और ईथर हमारा बन गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट। तो लास्ट वाले स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो गया, पहले वाले में प्रोटोनेशन, सेकंड वाले में डिहाइड्रेशन हो गया, थर्ड वाले में हमने कार्बोकेटाइन से रिएक्शन कराया। तो यहाँ पर ये जो है मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, और फिर हमने एक प्रोटोन को बाहर करके कंप्लीट। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस आपके एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का मैकेनिज्म आ सकता है कि आप ईथर प्रिपेयर करके दो। टू डिग्री अगर अल्कोहल से कराएंगे तो कभी भी ईथर नहीं बनेगा, याद रखना। 2 डिग्री 3 डिग्री से अगर बनाएंगे, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं, तो अगर उसके साथ हम लोग ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन पे डालते हैं, तो कभी भी ईथर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। क्या मिलेगा,
क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा यहाँ पर 2 डिग्री, बिकॉज इसका रीजन पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो बीच में बनेगा, इंटरमीडिएट जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है ना यहाँ पर, ये कार्बोकेटाइन खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल and stabilize itself by hyperconjugation। हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से खुद को स्टेबलाइज कर लेगा एंड फॉर्म अल्कीन। क्या बना लेगा? अल्कीन बनाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि 2 डिग्री और 3 डिग्री का अगर हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं 413 कैलोरी, तो क्या मुझे ईथर मिलेगा? तो आंसर होगा नो, ईथर नहीं मिलेगा, आपको अल्कीन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जनरेट कर रहा है वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा और वो खुद को स्टेबलाइज कर लेगा अल्कीन के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आंसर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो सिर्फ 1 डिग्री से ही बनाना और ये मैकेनिज्म ध्यान में रखना है 4 स्टेप का। अगला, अब इस वाले में केवल सिमेट्रिकल ईथर बन रहे हैं, मतलब दोनों साइड बराबर। दूसरा मेथड है हमारे पास फ्रॉम विलियमसन। विलियमसन से हम लोग अनसिमेट्रिकल बना सकते हैं। इसमें RX को रिएक्शन कराना होता है RONA से। ये जो RONA है ना, ये विलियमसन रिएजेंट कहलाता है, विलियमसन रिएजेंट। बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर Na X के साथ निकल जाएगा और बचेगा क्या? ROR, ईथर बन गया। अभी रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें आप सिमेट्रिकल भी बना सकते हो और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो। इसमें आपका सिमेट्रिकल भी बनेगा, अनसिमेट्रिकल भी। कैसे? अगर मैंने CH3 Cl ले लिया, इधर मैंने CH3 ONA ले लिया, तो Na निकल गया Cl के साथ, तो क्या बन गया? CH3O, सिमेट्रिकल बन गया। अगर मैंने एक साइड बड़ा ले लिया, CH3 Cl यहाँ ले लिया और यहाँ ले लिया मैंने CH3 CH2 ONA ले लिया, तो Na निकल गया Cl के साथ और यहाँ पे क्या बन गया? O CH2 CH3। तो देखा, अनसिमेट्रिकल भी बन सकता है और सिमेट्रिकल भी बन सकता है, बट इसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर मैं CH3 CH2 Cl लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं CH3 CH3 ONA, यहाँ पर मैं अगर 3 डिग्री विलियमसन रिएजेंट लेके चलता हूँ, ठीक है, और बोलता हूँ कि प्रोडक्ट बनाओ, और दूसरा रिएक्शन में लिखता हूँ जिसमें मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेके चलता हूँ, और विलियमसन रिएजेंट में 1 डिग्री लेके चलता हूँ। तो विलियमसन रिएजेंट मेरा क्या है? 1 डिग्री, और ये मेरा 3 डिग्री है। इसमें ये मेरा 1 डिग्री है और ये मेरा 3 डिग्री है। बोला दोनों में क्या ईथर बनेगा 3 डिग्री? क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म सेम है, लग रहा है कि यहाँ पर NaCl के साथ निकल जाएगा और यहाँ पे भी लग रहा है कि NaCl के साथ निकल जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। तो क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा या फिर सेम प्रोडक्ट नहीं बनेगा? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या, ये 3 डिग्री विलियमसन रिएजेंट और ये 1 डिग्री है ना। जब ये कटता है, यहाँ से ब्रेक होता है, तो ये कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इजीली अटैक करता है इसके साथ, तो यहाँ पर Na और Cl इजीली निकल जाएंगे और ये इस तरह से ईथर बना लेगा, बड़े आराम से ईथर बना लेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अटैकिंग रिएजेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, ये खुद को स्टेबलाइज नहीं करता और यहाँ पर O के साथ जाके अटैक करके प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ से Cl जाएगा तो ये क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टेटमेंट दिया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन खुद को स्टेबलाइज करता है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और क्या बना लेता है? एल्कीन बना लेता है। क्या बना लेता है? एल्कीन। तो ये जैसे यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये फाइनल आपको प्रोडक्ट क्या देगा? एल्कीन। तो ये क्वेश्चन पूछता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये वाला आपसे पूछेगा कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर हम विलियमसन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मुझे ईथर क्यों नहीं मिलता। तो आंसर क्या हमारा, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि 3 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड है गिव 3 डिग्री क्या देता है वो, कार्बोकेटाइन, ठीक है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, और वो हाइपर कॉन्जुगेशन करके क्या फॉर्म कर लेता है, एल्कीन, खुद को एल्कीन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। ये आया समझ में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ईथर टॉपिक का ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, वो आपको बोल देगा कंप्लीट करो। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर आंसर क्या लिख देते हैं, ईथर, सोचते हैं और सीएल निकाला और सेम टू सेम ईथर बना, बट नहीं, यहाँ पे अल्कीन बना। तो अल्कीन में क्या बनाना है वो भी ध्यान रखो, अल्कीन क्या बनाना है हमें। तो ये ये कितने कार्बन है टोटल, यहाँ पे कितने हैं, 4 कार्बन का ये अल्कीन बना देना है आपको। बस ये टोटल 4 कार्बन का एक अल्कीन ड्रॉ करना है, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं, बस इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब इसका नाम क्या होगा, हमेशा यही बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर 4 कार्बन है तो हमेशा 2 मिथाइल प्रोपीन ही बनेगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर इसी वाले मेथड से हम लोग बेंजीन वाला बना लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एनिसोल। तो ये देखो, अगर आप बेंजीन वाला ईथर बनाना चाहते हैं, अगर आप ये वाला ईथर बनाना चाहते हैं OCH3, ठीक है, तो यहां पर भी आपसे सवाल पूछेगा कि अगर आप इसको लेके चलते हैं और विलियमसन रिएजेंट आप ये लेके चलते हैं CH3ONA, या फिर आप विलियमसन रिएजेंट ये लेके चलते हैं बेंजीन वाला और ये लेके चलते हैं CH3Cl, तो दोनों में से किस में आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ऊपर वाले रिएक्शन से मिलेगा या नीचे वाले रिएक्शन से मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पर क्या है, ये क्लोरोबेंजीन और ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। जब ये यहाँ से निकलेगा Na, तो इसे यहाँ से Cl निकलना पड़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड हमें पता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये बॉन्ड टूटता ही नहीं है, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता है। तो क्लोरोबेंजीन का ये वाला बॉन्ड टूटता ही नहीं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। जब ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो Na के साथ रिएक्शन होगा नहीं और ईथर यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रेक कहाँ से हो रहा है, और बेंजीन फिनॉक्साइड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है ना, ये फिनॉक्साइड आयंस में जल्दी स्टेबल हो जाता है, और ये भी प्राइमरी जो होते हैं कार्बोकेटाइन इजीली फॉर्म कर जाते हैं। तो यहाँ पे तुरंत ये अटैक कर लेगा और क्या बना लेगा, OCH3 बना लेगा, और निकलेगा क्या, NaCl निकल जाएगा। समझ में आया। तो नीचे वाला मेथड करेक्ट है, ऊपर वाला मेथड करेक्ट नहीं है। तो उसके पीछे रीजन क्या देना है हमें, बिकॉज क्लोरोबेंजीन does not undergo nucleophilic substitution reaction। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाता क्योंकि CX बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से उस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और वो ब्रेक नहीं होता, इसीलिए ऊपर वाली रिएक्शन करेक्ट नहीं है, नीचे वाला मेथड करेक्ट है। तो जब भी ईथर बनाने के लिए आए तो ध्यान देना, इस मेथड को फॉलो करना है, इस वाले मेथड को फॉलो नहीं करना है। वहाँ पे क्या लिखना है, एल्कीन नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। क्या लिखना है आपको, लिखना है यहाँ पे नो रिएक्शन, ये नहीं बनाना, सीधे लिख देना है नो रिएक्शन। उसके पीछे अप्रोप्रिएट रीजन देना है और आंसर हमारा खत्म हो गया, ठीक है।
तो प्रिपरेशन इतनी है, ठीक है, इतनी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन खत्म हो गई। तो दो ही मेथड से हमने प्रिपेयर किया, एक अल्कोहल से प्रिपेयर किया, दूसरा विलियमसन मेथड से हमने प्रिपेयर किया। तो इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कहां कहां से पूछ रहा है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करो। तो ये देखो, ये आर ओ आर है, तो या तो यहां से ब्रेक करेगा या तो यहां से ब्रेक करेगा। अगर वो यहां से ब्रेक करता है तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो इसका नेचर कैसा हो गया, पोलर। कैसा नेचर हो गया इसका, पोलर नेचर हो गया। तो ये कैसे रहते हैं, पोलर रहते हैं। कैसे रहते हैं, पोलर। बट इसमें कहीं पर भी O के साथ H की अटैचमेंट नहीं है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अटैचमेंट नहीं है, तो दे अनेबल टू फॉर्म, याद रखना, दे अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, बट दे आर पोलर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते बट पोलर है। तो बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन alcohols and aldehydes। क्यों एल्डिहाइड और एल्कोहल से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, बिकॉज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। ये एक एडिशनल बॉन्ड नहीं है इसके पास, ठीक है। तो ये सिर्फ पोलैरिटी के बेस पे इसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट हो, एक्स वाई जेड, जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास के बेस पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वही रहता है। जबकि अल्कोहल में एक एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता है जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जाता रहता है। बॉइलिंग पॉइंट का रूल बाकी वही रहेगा, मोर मास। अगर ईथर ईथर कंपेयर करेंगे तो मोर मास मोर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ब्रांचिंग क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मेरे पास एक लंबा चेन है और एक मेरे पास ब्रांच है, तो लंबे चेन वाली की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ब्रांचिंग रहेगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि वाई ईथर इज हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। आंसर यही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। वाई ईथर हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। और पोलैरिटी की बात करें तो एल्डिहाइड से कम पोलर होता है। क्या होता है, ये स्टार मार्क करके लिख लो, ईथर इज लेस पोलर देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कम पोलर है। उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जैसे यहां पर माइनस का चार्ज क्रिएट हो रहा है माइनस का चार्ज क्रिएट, लेकिन ये जो है आर ग्रुप है ये पोलैरिटी को डाउन कर रहा है ना। फिनॉल में भी हमने ये समझाया था, अल्कोहल में भी ये समझाया था कि ये वाला जो है आर ग्रुप अगर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके इस पोलैरिटी को डाउन कर देगा, इसको खींचने नहीं देगा, यहाँ से प्लस माइनस को ब्रेक होने देगा। क्या मैं दे देता हूँ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड क्यों तोड़ रहा है। जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ब्रेक होना और कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पोलैरिटी इसकी कम होती है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो। Now chemical property, first reaction with HX। अब यहाँ HX का मतलब मैं HCl के साथ भी करा सकता हूँ, HBr के साथ भी करा सकता हूँ और HI के साथ भी करा सकता हूँ। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद HBr है और फिर HCl है। तो मोस्टली जो रिएक्शन देखे जाते हैं वो HI के साथ ही देखे जाते हैं, क्योंकि HI सबसे फास्ट रिएक्शन करता है। तो किसी भी ईथर को अगर आपको रिएक्शन कराना है HI के साथ तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। ये
प्लस माइनस में ऐसे ब्रेक कर जाएगा, तो ये भी प्लस माइनस में ऐसे ब्रेक कर जाएगा। प्लस वाला किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ, और माइनस वाला किसके साथ जाएगा? प्लस के साथ। तो ये बन गया आर ओ एच और आर आई। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रुप ले लेते हैं, CH3 CH2O CH3, और ये लिया हमने HI। ये ब्रेक हो गया प्लस माइनस। अब ये कहाँ से ब्रेक करेगा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ से इसको तोड़ना है, यहाँ से तोड़े इसको कि यहाँ से तोड़े हम लोग। तो सिंपल सा लॉजिक है, ऑक्सीजन हमेशा बड़े वाले कार्बन के साथ जाना प्रेफर करेगा, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक करेगा। छोटे वाले को तोड़ना ज़्यादा आसान है, तो यहाँ से स्प्लिट करेगा। तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, यानी कि बना लेगा CH3 CH2 OH, और ये बन गया CH3I। ठीक है, जितना मैंने और बड़ा ले लिया CH2O CH3 प्लस HI, कहाँ से ब्रेक करेगा ये? तो ऑक्सीजन वाला इस बड़े वाले के साथ जाना प्रेफर करेगा, और ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, छोटा कार्बोकेटाइन फटाक से नहीं निकाल देगा। इसके पीछे सब मैकेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH प्लस CH3I। ठीक है, ये बना लिया। लेकिन ये कंडीशन फेल हो जाएगी। फेल कब होगी? देखो, यहां पर आ गया। अब यहां पे कहां से स्प्लिट होगा? यहां पर कहां से स्प्लिट होगा? क्या यहीं से टूटेगा? ऑक्सीजन बड़े वाले के साथ जाना प्रेफर करेगा, या फिर यहां से स्प्लिट करेगा? अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये इतना बड़ा जब ग्रुप लग जाता है तो यहां पे देखो 3 डिग्री स्ट्रक्चर बन गया। 3 डिग्री ईथर हो गया, ये एक 3 डिग्री ईथर है। 3 डिग्री ईथर होगा तो यहां से ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, तो 3 डिग्री में याद रखना लॉजिक सारा फेल हो जाएगा, उल्टा काम करेगा। क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ब्रेक किया, ये यहां से ऐसे ब्रेक किया, और तो यहां पर क्या लग गया? I, और ये बन गया CH3OH। ठीक है, ये कहां से स्प्लिट कर गया? यहां से स्प्लिट कर गया, इस जगह से स्प्लिट कर गया। क्यों स्प्लिट किया? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये ना देकर वो यही वाला एग्जाम में दे देता है, उसे भी पता है कि आपको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, वहीं से स्प्लिट करना है, और आप यहाँ से काट दोगे इसे और प्रोडक्ट लिखोगे और वो क्रॉस मारेगा। तो जब भी 3 डिग्री ईथर दिख जाए तो याद रखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है फिर हमें। अब इसका मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। तो मान लिया मैंने ये ले लिया CH3 CH2O CH2 CH3 ले लिया। इसको हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? एक बन रहा है CH3। अब ये तो सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी तोड़ दो, बराबर है। अब इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म कैसे ये काम करता है। सबसे पहले क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो अटैक करने कौन आएगा? हाइड्रोजन अटैक करने आ गया। जैसे अटैक करने आया तो कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई,
ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब बच गया आई माइनस, तो आई माइनस क्या करता है, अब यहाँ तो सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है, तो आई माइनस क्या करेगा, किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, इनमें से किसी को भी सपोर्ट कर सकता है, तो आई माइनस इसको सपोर्ट कर दिया। सिमेट्री के लिए तो कोई दिमाग लगाने नहीं, किसी को भी सपोर्ट करवा दिया, इसको सपोर्ट करवा दिया। जैसे इसको सपोर्ट करवाया तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बोला मेरे को यहाँ से मिल रहा है तो मैं ये बॉन्ड छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड छोड़ता है तो यहाँ पर क्या बन गया, CH3 CH2 OH, और ये बन गया CH3 CH2। ऐसे अगर ये अनसिमेट्रिकल होता, हमारा इस तरह का होता, तो इसका मैकेनिज्म क्या बनता, सबसे पहले H+ अटैक करता, तो क्या बनता, CH3O के साथ जुड़ गया H, CH2 CH3। अब यहां पर I नेगेटिव पे सारा डिपेंड करे वो किसको सपोर्ट करेगा, तो I नेगेटिव यहां पर मैकेनिज्म फॉलो करता है SN2, किसको फॉलो करता है, SN2 को फॉलो कर रहा है यहां पर, तो यहां पर इसको फॉलो कर रहा है, इसको अटैक करेगा इसको, ठीक है, ये इसको, तो यहां पर इसको अटैक किया इसने, और ये क्या बना लिया, CH3 I OH CH2 CH3, ये कर लिया। ठीक है, इस तरह से इसको अटैक किया और ये मेरा यहां से स्प्लिट कर गया। लेस स्टेरिक वाले को इसने अटैक किया, तो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो हुआ SN2, और जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है। अगर इसी को हम लोग रिएक्शन में ईथर में HI डालते हैं, एक्सेस में लिखा होगा एक्सेस, अगर एक्सेस वर्ड यूज किया हुआ है, तो अगर मेरा ईथर HI एक्सेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, HI ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है, आपको यहाँ से स्प्लिट करो चाहे यहाँ से स्प्लिट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ यही बनेगा, और वाटर बाहर निकलेगा। अब चाहे मैंने सिमेट्रिकल ईथर लिया है चाहे मैंने अनसिमेट्रिकल ईथर लिया है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर HI एक्सेस लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, चाहे आप यहां से ब्रेक करो चाहे यहां से ब्रेक करो, ये भी I बनाएगा और ये भी I ही बनाएगा। दोनों I ही बनाएंगे, काम खत्म, और वाटर निकल जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, वाटर एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेस वाला आ गया तो बस ईथर से सिर्फ आयोडाइड ही बनाना है आपको, और कुछ नहीं बनाना। अब बेंजीन के रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एनिसोल। अगर बेंजीन के साथ OCH3 मेरा ईथर लगा हुआ है, इसको मैंने HI के साथ रिएक्शन कराया, तो ये कहाँ से स्प्लिट करेगा। अब ये ध्यान रखना, बेंजीन वाला रिएक्शन ज़्यादा आसान है, ये 100% यहाँ से तो ब्रेक कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेते हैं, तो ये सिर्फ यहीं से ब्रेक करेगा, ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ बम भी फूटे तो भी यहाँ से ब्रेक नहीं होने वाला, ये सिर्फ यहीं से स्प्लिट करेगा, तो क्या बनाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ फिनॉल बनाएगा, और ये छोटा वाला I मैंने ऐसे ले लिया। इस तरह का ग्रुप ले लिया। अब ये भी ईथर है, एक बड़ा सा ईथर है, ठीक है, जिसमें दोनों साइड फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कहाँ से स्प्लिट करेगा, ये कहाँ से स्प्लिट करेगा। तो मैंने बताया कि जो बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली बॉन्ड जुड़ा होता है उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ से तो टूटने नहीं वाला, सिर्फ यहाँ से टूटेगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये 100% यहाँ पे क्या बनने वाला है, फिनॉल ही बनने वाला है, प्लस बेंजीन के साथ CH2 है
उसके साथ जाके आई लगेगा। आसान तरीका है, ठीक है, एकदम बहुत आसान तरीका है। ये ओ वाले के साथ जो बॉन्ड है बेंजीन के साथ, इसको कभी नहीं तोड़ना है क्योंकि ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिक्वायर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल और सिंपल, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करना है। अब इसके रिंग सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। अब ये जो एनिसोल है हमारा, जो हमारा ये एनिसोल है, ये भी फिनॉल की तरह, इसका भी रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की तरह ये ऑर्थो पैरापी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी बढ़ा देता है। कहाँ पे बढ़ा देता है? ऑर्थो पैरापी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है और ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करता। तो ये भी क्या आ जाता है? ड्यू टू रेजोनेंस इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन देता है ये भी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो कहां पे देगा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो जितने भी रिएक्शन हमने करे हैं फिनॉल के, रिंग सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, हेलोजिनेशन हो, सब के सब ऑर्थो पैरा पे जाएंगे। तो इसका सल्फोनेशन करा दो, क्या बन जाएगा? OCH3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हमारा ऑर्थो पैरा पे ग्रुप अटैच हो जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये क्या नाम होगा इसका? 2-मिथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो मैं ऑर्थो वाला बना रहा हूं, तुम पैरा वाला खुद बनाओ, ठीक है। दूसरा यहां पर अटैचमेंट होगा, प्लस दूसरा तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है। दूसरा हमने कराया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जाके अटैच होता है नाइट्रेशन में? NO2, ठीक है। ये ऑर्थो वाला मैंने बना दिया, ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल। पैरा वाला खुद बना लो। हेलोजिनेशन करा दिया, Cl2 के साथ करा दिया। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं? FeCl3। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ऑर्थो वाला बना दिया हमने, ऑर्थो क्लोरोएनिसोल। पैरा वाला खुद बना लो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा लो। एल्काइलेशन करा दिया हमने, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यानी सोल लिया, इसको रिएक्शन करा दिया हमने एल्काइल एलाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ से स्प्लिट करके जुड़ेगा ये, और ये बन गया CH3। तो क्या बन गया ये? ऑर्थो मिथाइल एनिसोल। पैरा वाला खुद बना लो, ठीक है। ऐसी एसाइलेशन भी देगा ये। एसाइलेशन में किससे रिएक्शन कराते हैं हम लोग? CH3 COCl के साथ, एनहाइड्रस AlCl3, और ये क्या बना देगा प्रोडक्ट?
क्या बन गया, 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। ठीक है, तो ये ईथर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, इतना ही ईथर हमारा, जिसमें इसका प्रिपरेशन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और इसके केमिकल प्रॉपर्टी। तो कहाँ कहाँ से जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट टिक किया उनमें से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछते हैं, और बाकी ये सिंपल से रिएक्शन डायरेक्टली पूछ लेगा कि सल्फोनेशन करा दीजिए, या फिर कंप्लीट द रिएक्शन करके दे देगा। आपको इतना लिख देगा, इतना कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है।